तो जी कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी के रिजल्ट का पहले ना मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में 958 टोटल सिलेक्शन हुए थे, जिसमें 317 सीट यानी 33% सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का हुआ और बाकी 641 सीट्स रिजर्वेशन कोटे में चली गई, यानी रिजर्वेशन 67%। फिर भी 2025 यूपीएससी AIR रैंक 1 यानी फर्स्ट रैंक किसकी है? टॉपर कौन है? जनरल कैटेगरी से अनुज अग्निहोत्री। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। और सिर्फ टॉपर ही नहीं, टॉप 10 जो है वो जनरल कैटेगरी से ही हैं, क्योंकि टैलेंट किसी रिजर्वेशन का मोहताज नहीं होता ना। और ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 2024 AIR टॉपर वो भी मेरिट में कौन था? शक्ति दुबे। अब जैसे ही ये जानकारी चंद्रशेखर रावण को मिलती है, वो एक ऐसा कानून लाने की मांग कर देते हैं जिससे ब्राह्मण 2 साल लगातार टॉप ना कर सके, और अगर करे भी तो उसके ऊपर सीधा SC/ST एक्ट लग जाए। मैं इस ब्राह्मणों की सत्ता को ना, जिसको ये कह रहे हैं सत्ता, मैं इसको यहाँ से वहां तक पलटूंगा देंगे। ऊपर से टॉप 10 लिस्ट में ना 11 सीट रिजर्वेशन की होनी चाहिए, ऐसा भी रावण मांग कर सकते हैं। 2025 में यूपीएससी में ना जैन कम्युनिटी से भी बहुत सिलेक्शंस हुए, जबकि जैन कम्युनिटी 0.4% है टोटल पॉपुलेशन का भारत में, और जनरल कैटेगरी में भी आते हैं ये लोग। फिर भी 27 जैन स्टूडेंट्स ने 950 सीटों में से सिलेक्शन करवा लिया। यूपीएससी का रिजल्ट खोल के देखोगे तो देयर आर 27 जैन्स इन दोज 950 स्टूडेंट्स। दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फिर भी आप जैन कम्युनिटी को ये कहते नहीं सुनोगे, आरक्षण दे दो जी। जैन कभी ये कहते नहीं मिलेगा, जैन खतरे में है जी। और इस वीडियो में जो दुकानदार आप देख रहे हो ना, वो अजय जैन हैं। इनकी बेटी आस्था जैन, इन्होंने यूपीएससी रैंक 9 मारी है भाई साहब। मेन भाई साहब हैं। यूपीएससी में जनरल और रिजर्वेशन सीट्स के बीच में कितना बड़ा गैप है, आप ना विकास दिव्य कीर्ति से खुद सुन सकते हो। इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS। इफ यू आर इन OBC यू कैन बिकम IAS ऑन 400 रैंक ऑलमोस्ट। So there is a huge difference. जनरल कैटेगरी के लिए कितनी कम सीट्स और मार्जिन है, फिर भी टॉप 10 रैंक्स जनरल कैटेगरी ही ले रही है। 958 टोटल सिलेक्टेड लोगों में से 81 ब्राह्मण हैं, 67 राजपूत हैं, 31 बनिए हैं, और इन 3 जातियों के रिप्रेजेंटेशन टोटल मिला के 18% हो जाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1970 में जब रिजर्वेशन 25% हुआ करती थी, तब केवल ब्राह्मणों का यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन ना 30% के आसपास हुआ करता था। अर्ली 2000s में रिजर्वेशन बढ़ी और ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन गिरकर 18 से 20% हो गया, और आज की डेट में ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन गिरकर 10% के आसपास रह गया है। यानी जैसे जैसे रिजर्वेशन बढ़ा वैसे वैसे ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन कम हुआ। अब इस सब के बाद भी अगर आप ये सोच रहे होगे कि जनरल कैटेगरीज ने क्लियर रैंक मारी है, अब तो इनके लिए आगे सब कुछ सही रहेगा, रिजर्वेशन वालों से कोई क्लैश नहीं होगा, तो आप यहाँ ना उतने ही गलत हो जितना गलत अवध ओझा था पॉलिटिक्स में आने के बाद। जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद भी होता है, खुद सुन लो। लेकिन आप इमेजिन करिए कि 6 लोग बैठे हैं और 6 लोग अगर अपर कास्ट से हैं, अब किस चीज का टेस्ट होगा? मेरिट का, ज्ञान का, या फिर उसका सरनेम देख लिया जाएगा? 90% मामलों में उसका केवल सरनेम देख लिया जाता है कि वो है कौन, ज्ञान नहीं देखा जाता। और ये ना इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में विजेंद्र चौहान जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनको दिन भर यहाँ वहाँ सिर्फ अपर कास्ट ही अपर कास्ट दिखता है। इनको तो AI भी अपर कास्ट लगने लगी है भाई साहब आजकल। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर ChatGPT को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। अब खुद ही सोच लो, ऐसे लोग क्यों ही चाहेंगे कि टॉप 10 रैंक में सारे के सारे अपर कास्ट आए? और अगर इन लोगों को मेरिट पे नहीं हराया जा सकता ना, तो मीडिया से हरा दो। बस यही थॉट विजेंद्र चौहान जैसे लोगों के दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है। विजेंद्र चौहान जो चश्मा लगाते हैं ना, ये टोनी स्टार्क के चश्मे से भी कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। इस चश्मे से सर ऐसी ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले सोच भी नहीं पाते। विजेंद्र चौहान AI के पीछे की कोडिंग, एल्गोरिदम सब देख लेते हैं और देखते ही बता देते हैं ये एल्गोरिदम अपर कास्ट का है।
सारी कास्ट उनको देखते पता चल जाती है भाई साहब। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिथम से भी है, बल्कि एल्गोरिथम से ज्यादा है। ऐसे तो कुछ ही दिनों में एल्गोरिथम में भी रिजर्वेशन मांगने लगेंगे भाई साहब। अब चलिए दूसरी बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की। इस बार रिजर्व्ड कैटेगरी में 25 मीना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और ये नंबर ना टोटल एसटी रिजर्वेशन का 40% है, 40%। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मीना कास्ट जो थी ना वो ईस्ट राजस्थान की रूलिंग क्लास हुआ करती थी, कछवाहा राजपूतों से पहले। ब्रिटिशर्स ने मीना कास्ट को हाई कास्ट में रखा हुआ था, लेकिन फिर इन्हें बाद में क्रिमिनल कास्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और संविधान बना, रिजर्वेशन दी गई, तो भील मीणा को एसटी कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गई। वो जो भील मीणा था ना, भील कॉमा मीणा हो गया और उसके बाद पूरे के पूरे मीणा समुदाय को एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल गई और आज एसटी कैटेगरी की 40% सीट यही मीणा कम्युनिटी ले रही है भाई साहब। देखो मेरे विचार में रिजर्वेशन जो है ना वो जाति पे आधारित ना होके बल्कि इकोनॉमिक क्लास पे आधारित होनी चाहिए, क्योंकि अभी बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए और वो बताते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा होमलेस लोग ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन इन होमलेस लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलती जाति के आधार पर। और डेटा विधानसभा में रखा गया है, उसमें यह कहा गया कि भाई जो सवर्ण हैं, जिनको आप संपन्न मानते हैं, अगड़ा कहते हैं, इनको दलितों से पिछड़ों से कहीं आगे मानते हैं, उनकी स्थिति तो दलितों से भी खराब है। यह बात बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बजट की चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि हाल में जातिगत जनगणना के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया है जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा सवर्ण लोग जो हैं, परिवार, वो बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। और अगर रिजर्वेशन को जाति आधारित भी रखना है तो उस परिवार को रिजर्वेशन के एम्बेड से निकाल देना चाहिए जिस परिवार की एक या मैक्सिमम 2 पीढ़ियों ने रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया है। पर यहां तो ओबीसीज में आईएएस के बच्चे आईएएस बनने के लिए लूप होल्स ढूंढ रहे हैं भाई साहब, लूप होल्स। देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से। अब मुझे आईएएस बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो सब एकदम विजिबल है, उतना ही मैं उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो आईटीआर में है मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, ओके, हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ। जो आईटीआर में मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है और मैं अपने फादर से कहूंगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूंगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है। लेकिन अब क्या लागू होता है? आईटीआर कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं? मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम बीइंग इन ओबीसी, आई एम स्टिल एलिजिबल टू बी एन ओबीसी। और पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 इयर्स नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा, ओके, कितनी सर्विस। हाँ, ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं, उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना उसमें। जब वो आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया फिर उसको ट्रांसफर। और मैं जितने गिफ्ट डीड आप बार-बार चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके, कितनी बार भी कर लीजिए।
ऐसे में आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन पे एक समिति को बैठना नहीं चाहिए और इसके लॉज को बदलना नहीं चाहिए? अब चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। वो तो अच्छा हुआ भाई साहब कि इस साल के टॉपर अनुज ने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि वो ना किसी भी कोचिंग में नहीं गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया मैं ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं हूँ, नहीं तो विकास सर अनुज को ना अपनी कोचिंग का बता देते। विकास सर ऐसा ना कई बार करते रहते हैं, पहले भी कर चुके हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि दृष्टि IAS क्लासेस ने अपने एडवर्टीजमेंट में 216 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ ये छपवा दिया। UPSC 2022 में ऐसा क्लेम था भाई साहब इनका, पर इसमें सच्चाई उतनी ही निकली जितनी UPSC 2025 में टॉप 10 टॉपर लिस्ट में रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स थे, यानी 0। UPSC क्लियर करने वालों की शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट दिन रात पढ़ने वाले होंगे। पर बॉलीवुड वो तो भैया UPSC क्लियर करने की डेफिनेशन क्या है वो अलग ही बता देता है। एक लड़का किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो सकता है, एक धोखा खाता है, एक बियर टिकाता है और नेक्स्ट सीन में सीधा UPSC क्लियर करके मजे उड़ाता है। लेकिन भाई साहब रियलिटी ना इसके बिल्कुल उलट होती है। एक हस्बैंड ने अभी एग्जाम क्लियर किया और पूरी प्रिपरेशन के टाइम उसकी वाइफ ने उसे सपोर्ट किया और जिसका उसके हस्बैंड ने उसे क्रेडिट भी दिया। पत्नी आपके साथ रहती है, कैसे पढ़ाई होती है और संघर्ष में जो है कि कितना साथी आप के रही हैं? मतलब जितना मेरा मेहनत है उतना ही उसका मेहनत है, पूरा आधा आधा मेहनत है हम लोगों का। ऐसा ही एक और मोटिवेशनल वीडियो सामने आता है जहां पर 113 रैंक लाने वाली शिखा सिंह, इनके दादाजी रिजल्ट देखकर ना भावुक हो गए, क्योंकि शिखा के पिताजी और दादाजी दोनों ही पीढ़ियां चपड़ासी रही हैं, पर तीसरी पीढ़ी ऑफिसर बनेगी। ये शिखा के दादा हैं और खुशी की वजह से आज हर साल रिजल्ट आने के बाद ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैंडीकैप कोटे में सेलेक्ट हो जाते हैं, पर ये कमबख्त ना अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक करना भूल जाते हैं। जहां वो गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, हर साल ऐसे केसेस आते ही हैं। देखो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है और ये वाली वीडियो देख रहा है तो लॉर्ड बॉबी से आपको कुछ सीखना चाहिए। भाई साहब अपनी प्रोफाइल पे ताला तो मार दो।